चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कम से कम टाइम में इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब लास्ट चैप्टर में देख चुकी हो, अगर नहीं देखा है तो पुरानी वाली वीडियोस देख लेना। ठीक है, वैसे पढ़ा होगा। अब देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता था, चीजों को मैनेज करना। अब उसको मैनेज करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं अकाउंट, जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं ना हर चीज में, इकोनॉमिक्स में होते हैं, तुमने देखा होगा कुछ प्रिंसिपल्स में होते हैं, साइंस में होते हैं, वैसे कुछ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में भी होते हैं जिसको हम फॉलो करके अपने आप को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, वो फॉलो ही करने चाहिए। अब उसमें क्या प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक तरह सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या है? गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर इन मैनेजमेंट। मतलब एक गाइडलाइन है जिसको फॉलो करके एक बेहतर मैनेजर बन सकते हो, उस वो मैनेजमेंट को तो वो अडॉप्ट कर सकते हो। तो क्या होता है? वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट मतलब एक मैनेजर बनना है तो अगर आप होता नहीं, अगर आपको साइंस एक साइंटिस्ट अच्छा पढ़ना है तो बुक पढ़नी पड़ेगी, पीएचडी करनी पड़ेगी। उधर अगर आपको एक मैनेजर अच्छा पढ़ना है तो ये प्रिंसिपल्स आप जान लो तो आपको बहुत सी चीजें क्या होगी, हेल्पफुल हो जाएगी। सिंपल, इट इज द गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर इन मैनेजमेंट। ये क्या है? गाइडलाइन, इसको फॉलो कर सकते हो, इसमें आप मैनेजमेंट अच्छे बन सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी और बहुत से 14 प्रिंसिपल्स है, वही पढ़ने वाले हो। ठीक है भाई। उसके बाद इसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्या होती है भाई। ठीक है, इसमें 3 लिखी हो, मैं बताता हूँ। देखो नंबर 1 पे क्या है? यूनिवर्सल इन नेचर। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, या चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे तुम कोचिंग में चले जाओ, चाहे तुम कंपनीज में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये क्या रहता है हमेशा? यूनिवर्सल इन नेचर। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कुछ और चल रहा है, हर जगह चलेगा। ठीक है, यूनिवर्सल इन ऑल ओवर वर्ल्ड सेम होता है। फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक है तो हमेशा वैसे ही रहेगा, अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है और आप वहां पे इसको अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे साइंस का प्रिंसिपल है, ऊपर फेंका तो नीचे ही गिरेगा, ऐसा नहीं है। इसमें आप सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करोगे, हमेशा वही सेम टू सेम नहीं चलता रहेगा। आप डायनेमिक भी बोल सकते हो, डायनेमिक भी एक नहीं सकते कि मतलब टाइम के साथ क्या होती है, चीजें चेंज होती रहती है, हमेशा सेम नहीं रहेगी। नंबर 3, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। कैसे प्रिंसिपल्स आता है? ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे आते हैं। मतलब पहले ऑब्जर्व करोगे चीजों को। आज मान लो इस साल हमने पढ़ाया, कुछ चीजें गड़बड़ हो गई, तो अगले साल जो बच्चे पढ़ेंगे उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, भाई पिछले साल मिस्टेक हुई थी, इस साल नहीं करनी, फिर अगले साल और बेटर, अगले साल और बेटर। तो आप जो कोई भी काम करते हो, करते करते क्या होते हो, धीरे धीरे बेटर होते जाते हो। तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये प्रिंसिपल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, और देखो 3 लिखा है ना इसमें, और बताता हूं मैं। कंटीजेंट है, क्या है ये? कंटीजेंट लायबिलिटी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंट में। कंटीजेंट का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। एक कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हमने बोला तुम फर्स्ट आओगे तुमको 20,000 रुपए मिलेगा, नहीं आओगे नहीं मिलेगा, आओगे तो मिलेगा, नहीं आओगे तो जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल्स हर जगह ही लग जाए। ठीक है, हो भी सकता है, पता नहीं हमने तुम इस रास्ते पे चलोगे सक्सेसफुल हो जाओगे, तो गारंटी नहीं कि हो ही जाओगे। ठीक है भाई, कंटीजेंट है, हो भी सकते हो। ठीक है, और इक्वल इंपॉर्टेंस एक फीचर दे रखा है। क्या दे रखा है? इक्वल इंपॉर्टेंस का मतलब होता है जिसमें इंपॉर्टेंस सारे प्रिंसिपल को इक्वल दी गई। ये नहीं है कि कोई एक प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, दूसरे प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस कम है, सबकी इंपॉर्टेंस क्या है? इक्वल है। ठीक, इसके बाद आपका आता है इसमें बेटा नीड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पेपर में नीड आती है, क्वेश्चन पहचानना सीख जाओ, क्वेश्चन यही आता है, नीड ही आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ही आएगा, प्रिंसिपल ही आएगा। मुद्दा खाली इतना सा भैया, जो पेपर में आएगा वो क्वेश्चन इस तरह से ही लिख के आएगा, एक्सप्लेन 5 नीड्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, क्वेश्चन यही आएगा, 4 लाइन में बड़ा बड़ा हेडिंग लिखा रहेगा, सिचुएशन लिखी रहेगी, आखिरी में बस पहचान जाना कि नीड है कि ये है, हो सके तो चैप्टर पहचान जाना, मालूम चले इस जगह दूसरे चैप्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आ रहे हो, बस तुमको याद रहेगा, तुम लिख नहीं पाओगे, इसलिए क्वेश्चन बार बार देखते रहा करो। आगे देखो क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्यों नीड है, क्या जरूरत हमें से प्रिंसिपल मैनेजमेंट की। ठीक है, नंबर 1 प्रोवाइड गाइडेंस। ये हमें क्या करता है? गाइडेंस प्रोवाइड करता है, कैसे काम करना है, एक तरीका है, बुक है, बुक पढ़ के हम लोग पे सीख जाते हैं। इंश्योर एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता हमारी क्या होती है? बढ़ जाती है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम इस प्रिंसिपल की हेल्प से उन सारे डिसीजन लेने में हमारी क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। एक हेडिंग याद कर लो, टू क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ट्रू नेचर मैनेजमेंट करते हो, अगर उसके बारे में जानना है तो इसको प्रिंसिपल्स को पढ़ो। जैसे ताहा ताहा कर रहे हो, ताहा के बारे में जानना, उसकी बुक किताब कोई हो तो किताब पढ़ो तो मालूम चल जाएगा।
तो उसी तरह अगर मैनेजमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका ट्रू नेचर क्या, एक्चुअल में होता क्या मैनेजमेंट, तो उसकी प्रिंसिपल्स आप जब पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, मालूम चल जाएगा भाई। और क्या है, हेडिंग है 5वां याद कर लो, टू ट्रेन मैनेजर। मैनेजर है, अब मैनेजर आएगा तो उसको बताना होगा ना भाई कैसे काम करना है, क्या करना है। डॉक्टर को डायरेक्ट ऑपरेशन करने के लिए नहीं भेज दिया जाता है, तो उससे अब मैनेजर को ट्रेन करने के लिए ये प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं। भैया ये प्रिंसिपल को फॉलो करके वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है। ठीक है अब्दुल्ला, चलो ठीक है। ये क्या आपके मीनिंग हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, नीड हो गई। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ो। इसमें प्रिंसिपल्स है जो दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही पेपर में आने की चांसेस मोस्ट प्रोबेबली रहते हैं। ठीक है, दो प्रिंसिपल दिए गए हैं, एक हेनरी फ्यूल की है और एक एफ.डब्ल्यू. टेलर की है। टेलर के कितने प्रिंसिपल है, 7 प्रिंसिपल है। कितने हैं, 7 प्रिंसिपल्स है। उसके बारे में देखेंगे, फिर उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आओ इधर आओ। अब जो टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए हैं उसके बारे में बात करें तो टेलर ने क्या प्रिंसिपल दिए। टेलर है कौन, ध्यान सुनो, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। कौन है ये, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ठीक, एक मिनट, क्या दोहरे लग रहे हैं, ये क्रीम लगाने होती नहीं। अगर देखो, ठीक है, तो किस टेलर की प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें, टेलर की जो प्रिंसिपल है कौन, टेलर ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पेपर में एमसीक्यू में जाता है, ये कौन है, फादर ऑफ, ठीक है, तो भाई ये कौन है, फादर ऑफ, ठीक है, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है भाई साहब। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि सबसे पहले इन्होंने बोला इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टडी ऑफ वर्क, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्टडी ऑफ वर्क, द एनालाइज ऑफ वर्क इनटू सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्कर्स परफॉर्मेंस। ये वर्कर्स के बारे में बात आ रहे थे, फैक्ट्री में जो काम होता था उसको कैसे चीजों को क्या करना है, हैंडल करना है। इन्होंने से सारी चीजें बताई थी, कार्ड बताइए कि उन सारे जो वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो कैसे सारी चीजों को मैनेज करना चाहिए। तो इन्होंने कुछ चीजें दी। इन्होंने बोला सबसे पहला जो प्रिंसिपल दिया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहला है साइंस, देखो ये बोल रहे हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इनके साथ जो भी चीजें करो साइंटिफिक चीजों में करो। ठीक है, नॉट रूल ऑफ थंब, हिट एंड ट्रायल मेथड मत करो कि चलो करेंगे जो होगा देखा जाएगा। मतलब चीजों को ऑब्जर्व करो, देखो, समझो, फिर उस सारी चीजों को करो। डायरेक्ट हिट एंड ट्राई का मतलब चलो करा जाएगा फिर जैसा होगा, ऐसा नहीं। साइंस में क्या होता है, कोविड की वैक्सीन बनी होगी तो पहले जानवरों को देखी गई होगी, फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर इंसानों तक पहुंची। अब डायरेक्ट अगर तो इनको लगा दी जाती तो क्या होता। ठीक है, तो उसमें क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो चीजों को पहले क्या करो, ऑब्जर्व करो, फिर कुछ करो भाई। ठीक है, नंबर 2 हार्मोनी। भाई देखो, अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो वहां पर हार्मोनी मतलब होता है एकता, यूनिटी होना जरूरी है, नॉट डिस्कॉर्ड। उनके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगर हार्मोनी ही नहीं है और डिस्कॉर्ड है तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन भाई मैनेजर और एम्प्लॉय से बन नहीं रही है, आपस में नहीं बन रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करेगा अच्छे से। ठीक, नंबर 3 मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, इसका मतलब समझते हो बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जो आउटपुट दे रहे हो, जो हमारे लोग वर्कर काम कर रहे हैं, उनको रिस्ट्रिक्शन मत रखो। अगर तुम्हें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो उनको भी पैसा बढ़ा कर दो, ताकि उनका भी क्या करे, मन लगा रहे काम करने में। ठीक है, अब तुमने फिक्स कर दिया है, तुम करोड़ों कमा रहे हो, उनको हजारों में पैसा दे रहे हो, ऐसा ना करो। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 4 पे क्या है, डिवीजन, शॉर्ट में भी लिख रहा हूं मैं, डिवीजन ऑफ। इन्होंने बोला कि अगर वर्क डिवाइड करो, हमने कहा तुम सब्जी काटोगी, तुमको कहा खाना बनाओगे, तुमसे कहा गया सफाई करोगे, तो ये क्या है, वो पता है ना, तुम सफाई ही करोगे। अब तुम सफाई के अलावा खाना बनाने नहीं जाओगे। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वर्क को पहले डिवाइड करो, हर आदमी को अलग अलग काम दे दो, और काम देने के बाद उनको जिम्मेदारी दो कि अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुमसे ही पूछा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हाँ नहीं, हमसे पूछा जाएगा, तुम काम क्या करोगे, फिर अच्छे से करोगे। समझ पा रहे हो तुम भाई। उसके बाद वाह भाई वाह, माशाल्लाह। उसके बाद देखिए साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हम लिख दे रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। क्या लिखा है, साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। साइंटिफिक वे में मतलब जैसे ये है, अब इनका जॉब सिलेक्शन हो रहा, तो भाई इनको ऐसा नहीं कि भैया जान पहचान क्या तुम्हें नौकरी दे दी, ऐसा नहीं। मतलब पहले इनका रिटन टेस्ट होगा, फिर इनका प्रैक्टिकल होगा, इंटरव्यू होगा, फिर अगर भाग दौड़ में अगर कुली बनी है या फिर कुछ ऐसी कोई वर्कर बनी है स्टेशन में साफ सफाई वाली, तो सामान उठाने वाले की बनी है कुछ,
तो ये पहले दौड़ के दिखाएंगी, सामान लेके दौड़ेंगी 5 किलो वजन, उसके बाद इनका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और अगर मान लो बोरी लेके गिर गई पटरी में तो फिर वहां पर कुछ नहीं हो पाएगा। ये बोल रहे हैं कि जो भी सिलेक्शन वगैरह करो तो साइंटिफिक वे में, बस नहीं आओ चलो हो गया, पहले रिटर्न लो फिर ये लो, एक तरीका होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, द टूल्स, इक्विपमेंट, वर्क मेथड और वर्किंग कंडीशन मस्ट बी स्टैंडर्डाइज। जो भी चीजें है वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। यानी कि जंग लगा हुआ है इनके, जो इससे ये खाना बना रही है वो चूल एकदम पुराना हो गया है, या फिर जो भी हथियार है इनके पास, हथियार का मतलब जो भी सामान इससे कर रहे वो बहुत एक्सपायर है, काम अच्छे से नहीं हो पाया, मशीन अच्छी होनी चाहिए। और क्या है, मेंटल रेवोल्यूशन, शुड कंसीडर एम्प्लॉय पार्टनर। देखो ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉय, मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब ये है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन अच्छा होना चाहिए। देखो क्या लिखा है, बेसिक चेंजेस ऑन द पार्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज शुड कंसीडर एम्प्लॉयर्स एज पार्टनर इंडस्ट्री। सिमिलरली एम्प्लॉयज मस्ट ट्रीट एम्प्लॉयर एज देयर फादर फिगर एंड वेल विशर। तो मतलब दोनों को अपना अच्छा, उसको अपने आप को पार्टनर समझना चाहिए। जैसे तुम लोग एम्प्लॉयज हो तो हमें क्या लगना चाहिए, नहीं तुम लोग बिजनेस पार्टनर हो, अच्छे हो अपने आप, और जो उसकी जो मेंटल रेवोल्यूशन है वो है उसको अपना भाई वेल विशर समझना चाहिए। होता क्या दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को ये तो वैसे ही है, जैसे स्कूल में होता है प्रिंसिपल टीचर को कुछ नहीं समझता और टीचर प्रिंसिपल को नहीं समझता। अगर दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो स्कूल भी अच्छे चलेगा। इस चक्कर में वो पढ़ाना नहीं चाहता और प्रिंसिपल जो है सोचता है ये पढ़ाता नहीं है, काम चोरी कर रहा है, तो वो पीछे लगा रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये एक दिक्कत आती है। अगर मेंटल रेवोल्यूशन अच्छा रहेगा, हेल्दी रिलेशन रहेगा, तो टीचर भी पढ़ाएगा अच्छे से और प्रिंसिपल भी खुश रहेगा। उसी तरह हर कंपनी में भी होता है, बॉस भी खुश रहेगा और जो तुम्हारा वो है एम्प्लॉयज वो भी हैप्पी रहेंगे, दोनों में मेंटल रेवोल्यूशन। लेकिन ऐसा होता है, वो सोचते हैं वो तो ऐसे ही है, वो सोचते हो ऐसे ही है ना, ऐसा होता है ना, ठीक है। जैसे सास बहू के बारे में सोचती है और बहू सास के बारे में सोचती है, दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते रहते हैं, ऑपोजिट सोचते हैं ना भाई, तुम तो समझ सकते हो अब्दुल्ला। उसके बाद देखिए हेनरी फ्यूल, लास्ट है 14 प्रिंसिपल दिए थे इसने। कितने प्रिंसिपल दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, ठीक है। तो 14 प्रिंसिपल अब पहले अब तो आएंगे नहीं उस तरह से, क्वेश्चन आएगा आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा इसमें से प्रिंसिपल है ये वाला, ठीक है भाई साहब। अंजुम देखो, अंजुम पहला क्वेश्चन, पहला देखो जल्दी सुनो, जहाँ पे थोड़ा लगेगा डिटेल में बता दूंगा, नॉर्मली समझो। अब डिवीजन ऑफ वर्क तुमको बता दो पहले। पहला काम क्या बोला इन्होंने, हेनरी फ्यूल ने जो पहला प्रिंसिपल दिया वो था, इन्होंने बोला वर्क को डिवाइड कर दो। क्या कर दो सबको अलग अलग अपना 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 काम दे दो, पहला काम, ठीक है। अब देखो इसमें तुम्हें क्वेश्चन देगा सिचुएशन में कि भैया एक मैनेजर था, उसका नाम ABC मैनेजर था, उसने सबको उसका वर्क डिवाइड कर दिया। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस प्रिंसिपल को, ठीक है। नंबर 2 अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने बोला जब वर्क वो करो, डिवाइड करो, तो उसको अथॉरिटी भी दो, साथ ही साथ कहो भैया अथॉरिटी दे रहा हूं, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा हूं कि तुमको ये काम करना पड़ेगा और तुमको ही इसका आंसर भी देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, नहीं बैठ रिलैक्स, ठीक। अथॉरिटी दिया है तो तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम ही को लेना पड़ेगा। नंबर 3 पर क्या है, डिसिप्लिन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, छोटे बड़े सब दूसरे क्या करे, इज्जत करे। रिस्पेक्ट अथॉरिटी एंड ऑब्जर्वेंस द एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आपकी कंपनी की वो क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए, हर चीज डिसिप्लिन के साथ में होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 4 पे क्या, यूनिटी ऑफ, अब ध्यान से देखो ये आता है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा फिर यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखो पहले होता क्या, कमांड क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है अंजुम, ये देखो आप क्या करो, कमांड जो है ना तो एक आदमी को, जैसे कि अब्दुल्ला है, ठीक है। अब मान लो अब्दुल्ला है, अब ये यहाँ पे कहीं काम करता है, ठीक है। इधर ये समद है, इधर अयान है, ये भी एक मैनेजर है, ये भी एक मैनेजर है। अब इसको दोनों आदमी ऑर्डर देंगे, जाओ मेरी फाइल लेके आओ, ये फिर बोल रहे जाओ वहां चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, एक टाइम पे दोनों जगह नहीं जा पाएगा। लेकिन उसी जगह पे अगर ये हो जाए कि ये इसके अंडर में, इनके अंडर में एक दूसरे आदमी को डाल दिया गया, ठीक है, ये तो हर आदमी अपने हिसाब से काम कर पाएगा। लेकिन अगर एक आदमी को 2 आदमी के अंदर डाल दो तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड, उसको पता होना चाहिए कि हमें कौन कमांड देगा, ठीक। और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है, अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अभी वाली मूवी बन रही ना,
अब उसमें टाइगर भी है, पठान भी है, वो भी है ना स्पाई यूनिवर्स में। अगर हर मूवी देखियो नहीं देखियो, अवेंजर देखियो, अरे मान लो 5 आदमी, हर आदमी अपने को लीडर समझ रहा है। अब मान लो, अब हर आदमी अपने को लीडर समझ रहा है, लेकिन उसमें बोल दिया गया कि इस मिशन को लीड जो है तुम ही करोगे, ठीक है। एक आदमी को बोल दिया गया, मतलब वन प्लान वन डर, मतलब एक हेड होना चाहिए, वन हेड वन प्लान। अब मालूम चले ये भी अपने आप को हेड समझ रहे हैं, ये भी अपने आप को हेड समझ रहे हैं, कोई इनकी बात सुन ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वन हेड होना चाहिए और वन उसी को फॉलो करना चाहिए, भले बड़े बड़े सूरमा पड़े उसमें, लेकिन अगर एक आदमी को बोल दिया गया है उसके अंडर में ही सारे लोग काम करें, उसके ही डायरेक्शन में सब काम करे। अगर 2 आदमी 3 आदमी डायरेक्शन देने लगेंगे तो फिर वहां पर आपका काम तो ऑलरेडी खराब हो चुका है। आगे देखिए, सबऑर्डिनेशन एंड, ध्यान सुनते जाइए, सबऑर्डिनेशन एंड इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब जो आपके यहाँ काम करते हैं एम्प्लॉय, सबको इंटरेस्ट रखना चाहिए, सबके सैलरी वगैरह फेयर देना चाहिए, किसी की तरह की क्या बोलते हैं इंटरगोशन मस्ट प्रिवेल अपॉन द पर्सनल, खाली अपने पास है ना पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मतलब आप पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, साथ उनके बारे में भी सोचो जो आपका काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है रेम्यूनरेशन, छठा क्या है, छठा ये था ना, लिखा नहीं हम, ठीक है। 7वां क्या है रेम्यूनरेशन, इसका मतलब क्या होता है उनको सैलरी वगैरह क्या देना चाहिए, जितना काम करा रहे हो उस हिसाब से सैलरी देना चाहिए, किसी भी तरह का फ्रॉड वगैरह नहीं करना चाहिए, और जो भी गर्ल्स हो या बॉयज हो दोनों में क्या रखनी चाहिए, सिमिलैरिटी रखनी चाहिए, ठीक। 8 पॉइंट पे क्या है सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जैसे एक आदमी है, अब जो मेन काम है हमारा, अब हम तुमको वो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं सौंप सकते, तो हमने सेंट्रलाइज रखा, वो सिर्फ हमें पता है मेन आदमी को, बाकी लोग को नहीं पता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में क्या हुआ, हमने कहा तुम इन लोग को हैंडल कर लेना, तुम इन लोग को हैंडल कर लेना, अलग अलग सबको एक अथॉरिटी दे रखी, भैया इस जगह पर तुम देखोगे, ये क्या है डिसेंट्रलाइज, छोटे मोटे काम के लिए चीजों को अथॉरिटी दे दी। सेंट्रलाइज में क्या है एक आदमी है, उसी के अंडर में सारे लोग काम कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। सेंट्रलाइज में बस एक ही आदमी है, तो वो प्रिंसिपल वहां पर काम करता है उसके सिस्टम के हिसाब से। नंबर 9 पर क्या भाई स्केलर चेन, इसमें एक गैंग प्लैंक भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। अब मान लो ये है A B C D E, फिर F G H I J, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है याद है, बताइए। देखो अगर इसको इससे बात करनी है तो यहां तक जाना है, ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे, मतलब अगर इसको यहां पहुंचना है तो ये यहां से ही जाएगा, समझ में आ रही है। इसको क्या बोलते हैं स्केलर चेन, एक चेन के हिसाब से, भाई ये जूनियर आदमी यहां तक नहीं पहुंच सकता, जैसे ये है क्या नाम है अतीका, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ उम्मे हरम बैठी हुई है तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इनसे नहीं कर सकता है, पहले इनसे बोलेंगी, ताहा से ताहा उनको बताएंगे, फिर उनको बताएंगे, ऐसे करते करते फिर इनकी बात यहाँ तक पहुंचेगी, क्या स्केलर चेन। लेकिन बहुत अर्जेंट होगा तो फिर वहां पर आप डायरेक्टली अगर तो कांटेक्ट कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गैंग प्लैंक। जब चेन वाइज चलोगे, चेन वो स्केलर चेन होता है, जब डायरेक्टली कांटेक्ट करोगे तो क्या होगा गैंग प्लैंक होगा, ठीक है भाई। नंबर 10 पर है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पर ऑर्डर वाला नहीं होगी, तुमको ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर मतलब हर चीज एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, मोबाइल की जगह है तो मोबाइल वहीं पर होना चाहिए, बुक जहां पर है वहां पर होना चाहिए, उसी तरह जितने भी टूल्स है जो भी चीजें हैं वो हर चीजें एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 11 पे क्या है इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब एकता नहीं ना होता, मैं एम्प्लॉय विद जस्टिस एंड काइंडनेस डीलिंग विद सबऑर्डिनेट नॉट डिस्क्रिमिनेशन देयर बी अच्छा नेपोटिज्म वगैरह नहीं होना चाहिए। नेपोटिज्म समझते हो ना, आजकल तो बड़ा होता है, अपने जान पहचान लोग किसी एक को नहीं सपोर्ट करना चाहिए, सबको इक्वल के हिसाब से देखना चाहिए, बराबरी से देखना चाहिए। ये नहीं कि मान लो नेपोटिज्म चल रहा है हमारी जान पहचान के तो इनको सपोर्ट किया जा रहा है, इनके साथ जो बदतमीजी की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 12 पे क्या है स्टेबिलिटी। अब मान लो हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं, अब अचानक उनको आज शाम को निकाल दिया गया भैया आज से बताना, तो वहां पर क्या है उनकी जॉब चली जाएगी, और किसी का उस पर डिपेंड है तो क्या करेगा, उसको दिक्कत हो जाएगी, घर नहीं चलेगा। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और निकालना भी है उसको बता दो 1 साल बाद 2 साल बाद 6 महीने बाद, इतने टाइम के सबको निकाला जाएगा, पहले तो इन्फॉर्म कर दो कि भैया आप अपना जॉब ढूंढ लो, ठीक है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि बस कभी भी जाओ भैया हो गया तुम्हारा काम, ठीक। नंबर 13 पे क्या है इनिशिएटिव। सबको तो इनिशिएट करवा रहा हो, खुद ही इनिशिएटिव नहीं हो तो फिर क्या मतलब,
जब तक मैनेजर हो, खुद हो, तुम्हें खुद इनिशिएट लेना चाहिए दूसरे से कुछ कहने से पहले। जब तुम खुद इनिशिएट लोगे तो तुम्हारे एम्प्लॉयज भी क्या करेंगे, ठीक है। और लास्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि स्प्लिट द कॉस्ट लिखा हो। क्या लिखा होगा? स्प्लिट द कॉस्ट का मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। क्या होता है इसका मतलब? क्या? एकता में शक्ति है। अगर आप सब लोग मिलजुल के रहोगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन अच्छा रखोगे, तो फिर बिजनेस में आप ग्रोथ भी करोगे। अगर आपके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है तो फिर आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो बोल रहे हैं स्प्लिट द कॉस्ट मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई? दैट्स इट, कंप्लीट, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड हुआ तो नंबर ले लो 8957250045। व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ। यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे मैं आपको माइंड मैप वगैरह सारा यहाँ पर शेयर कर दूंगा। अपना नेम, अपना क्लास, अपना सिटी मेंशन करके भेज देना। बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच।